यूपीएससी पीटी स्पेशल 2023 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवीजन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रिय व्यूअर्स, यूपीएससी पीटी 2023 को मद्देनजर रखते हुए दृष्टि आईएएस आपके सामने परीक्षा के लिहाज से सामान्य अध्ययन पर विशेष प्रोग्राम इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन लेकर आया है। हमारी कोशिश है कि इस सीरीज के जरिए हम सामान्य अध्ययन के सभी विषयों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर कर सकें। तो चलिए आज के टॉपिक यानी पर्यावरणीय कन्वेंशन की शुरुआत करते हैं। इसको आगे समझें उससे पहले इसके परिचय पर नजर डाल लेते हैं। तो यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पर्यावरणीय निरीक्षण और परिरक्षण के लिए अंतर सरकारी तरीकों के द्वारा समन्वय के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा उत्पन्न हो रही पर्यावरणीय समस्याएं तथा उनके दुष्प्रभावों को देखते हुए पिछले कई दशकों से विश्व स्तर पर कई कन्वेंशन व बैठकें आयोजित की गयी। पर्यावरणीय समस्याओं तथा उनके समाधान पर संपन्न कुछ महत्वपूर्ण कन्वेंशन इस प्रकार हैं। बाद में हम इनकी आगे चर्चा करेंगे। तो ये है बेसल कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, रॉटरडम कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, बॉन कन्वेंशन, CITES साइट्स, CBD, कार्टाजेना कन्वेंशन, मीनामाता कन्वेंशन और कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो चलिए अब इन सबको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसल कन्वेंशन की। ये कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण के नियंत्रण और इन पदार्थों के निपटारे से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस संधि पर 22 मार्च 1989 को हस्ताक्षर हुए और ये मई 1992 से प्रभाव में आई। इसके बाद भारत ने 15 मार्च 1990 को इस पर हस्ताक्षर किए और मई 1992 से इसे लागू किया गया। चलिए अब इसके लक्ष्य एवं उद्देश्यों पर बात कर लेते हैं। तो खतरनाक अपशिष्टों को कम करना, अपशिष्ट के निपटारे का प्रबंधन कर स्वच्छ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। इसके अलावा खतरनाक अपशिष्ट के स्थानांतरण पर रोक लगाने हेतु एक नियामक प्रणाली बनाना। इस कन्वेंशन के अंतर्गत जहरीले या विषैले यानी टॉक्सिक या पॉइजनस, विस्फोटक, एक्सप्लोसिव, संक्षारक या कोरोसिव, ज्वलनशील, इकोटॉक्सिक या पारिस्थितिकीय रूप से जहरीले, संक्रामक अपशिष्ट या इन्फेक्शियस वेस्ट शामिल हैं। चलिए बात करते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन की। तो 13 जनवरी 2006 को भारत द्वारा अनुसमर्थित ये कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स यानी POP या अनवरत जैविक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैश्विक संधि है। इसे 22 मई 2001 को हस्ताक्षरित किया गया और ये संधि 2004 से अस्तित्व में आई। ये कन्वेंशन इरादतन उत्पादित सभी POP, औद्योगिक रसायन और कीटनाशक के उत्पादन और उपयोग के उन्मूलन या प्रतिबंध की मांग करता है। दरअसल POP ऐसे रसायन होते हैं जो लंबे समय तक पर्यावरण में बरकरार रहते हैं और भौगोलिक दृष्टि से व्यापक रूप से फैल जाते हैं। ये मनुष्यों और वन्य जीवों के लिए जहरीले होते हैं। इस कन्वेंशन के क्रियान्वयन में विकासशील देशों की सहायता के लिए एक अंतरिम वित्तीय तंत्र स्थापित किया गया। चलिए POPs की स्थिति भारत के संदर्भ में समझ लेते हैं। पूर्ण प्रतिबंध यानी कम्प्लीटली बैंड एल्ड्रिन, क्लोरडेन, एंड्रिन, हेप्टाक्लोर और टॉक्साफेर। प्रतिबंध एवं सीमित उपयोग DDT। इसके अलावा प्रयोग में नहीं हेक्साक्लोरोबेंजीन, मिरेक्स और PCB। चलिए अब बात करते हैं रॉटरडम कन्वेंशन पर। यह कन्वेंशन 10 सितंबर 1998 को स्वीकार किया गया और 24 फरवरी 2004 से लागू किया गया। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसमें शामिल है मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक रसायनों पर रोक के लिए संयुक्त जिम्मेदारी और सरकारी प्रयास करना। रॉटरडम कन्वेंशन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया यानी PIC के टेस्ट को अपनाया गया। इसे सितंबर 1998 में प्लेनीपोटेंटियरीज के सम्मेलन में हस्ताक्षर हेतु पेश किया गया। हस्ताक्षरित पार्टियों या देशों हेतु यह कन्वेंशन बाध्यकारी है। चलिए अब अगले पर बात करते हैं यानी CITES साइट्स पर। इसका पूरा नाम द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा है, यानी वन्य जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। यह सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रथम कन्वेंशन वॉशिंगटन में मार्च 1973 में हुआ था। ये कन्वेंशन जुलाई 1975 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों एवं पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व एवं उत्तरजीविता पर खतरा न हो। अब इसके बाद अगला आता है मीनामाता कन्वेंशन। तो पारा और पारा यौगिकों के मानव जनित उत्सर्जन से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से ये कन्वेंशन लागू किया गया था। इसे जापान के कुमामोटो शहर में अक्टूबर 2013 को सतत विकास के संदर्भ में लागू किया गया। भारत ने फरवरी 2018 में इस कन्वेंशन के रेटिफिकेशन को स्वीकृति दी। चलिए बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल पर। ये UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
इसे जापान के क्योटो में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया और ये 16 फरवरी 2005 से कार्यशील हुआ। इसके उद्देश्य की बात करें तो यूएनएफसीसीसी ने क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से औद्योगिक राष्ट्रों को यह जिम्मेदारी दी कि वो सहमत व्यक्तिगत लक्ष्यों के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित और कम करें। गौरतलब है कि यूएनएफसीसीसी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। ये 21 मार्च 1994 से लागू हुआ और 197 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई। प्रोटोकॉल का सिद्धांत साझा परंतु विभेदकारी जिम्मेदारियां यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CBDR है। प्रोटोकॉल की प्रथम प्रतिबद्धता अवधि 2008 से 2012 थी, जिसमें औसतन 5% GHG यानी ग्रीन हाउस गैस कम करने का लक्ष्य था। इसकी द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2020 तक है, जिसमें औसतन 18% GHG कम करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। आइए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण कन्वेंशन, प्रोटोकॉल या सम्मेलन को इस टेबल के जरिए समझते हैं। तो यहाँ इस टेबल में 3 कॉलम है। पहला कॉलम है कन्वेंशन या प्रोटोकॉल या सम्मेलन का, दूसरा कॉलम है हस्ताक्षरित वर्ष या प्रभाव वर्ष या भारत में रेटिफिकेशन का, और तीसरा है उद्देश्य का। तो सबसे पहले बात करते हैं जैव विविधता पर कन्वेंशन यानी CBD की। तो ये रियो डी जेनेरियो में 1992 को स्वीकृत हुआ, 1993 में लागू हुआ और भारत ने 1994 में अनुसमर्थन किया। इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण और इसके घटकों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। अगला है नागोया प्रोटोकॉल। इसे जापान के नागोया में 2010 में स्वीकृत किया गया और 2014 को ये लागू हुआ। इसका उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का निष्पक्ष एवं न्याय संगत साझाकरण करना है। अगला आता है कार्टाजेना कन्वेंशन। 1983 को इसे स्वीकृति मिली और 1986 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य समुद्री पर्यावरण के संरक्षण एवं विकास हेतु क्षेत्रीय कानूनी समझौता है। इसके बाद आता है बॉन कन्वेंशन यानी कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स यानी CMS। जून 1979 को यह स्वीकृत हुआ और दिसंबर 1983 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण तथा इसका सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। इसके बाद आता है TRAFFIC ट्रैफिक यानी द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। IUCN तथा WWF का ये एक संयुक्त कार्यक्रम है और 1976 में इसे स्थापित किया गया। इसका मकसद वन्य जीवों और पौधों के व्यापार पर नजर तथा इसके उचित प्रबंधन पर बल देना है। 2020 का लक्ष्य जैव विविधता पर वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर से पड़ने वाले दबाव को कम करना है। इसके बाद अगला आता है UNFCCC से संबंधित पेरिस एग्रीमेंट। जलवायु परिवर्तन पर COP14 के तहत 2015 में यह अस्तित्व में आया और 2016 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वर्ष 2050 तक 50% और वर्ष 2100 तक 100% की कटौती का लक्ष्य है। 17 संपोषणीय विकास लक्ष्य तथा 169 लक्ष्यों का सेट अपनाया गया। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी नजर डाल लेते हैं। हाल ही में कनाडा के मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का 15वां सत्र यानी COP15 आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य प्रकृति को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए कार्य योजना बनाना है। साथ ही इस कार्य योजना को 2030 तक पूरा करने के लिए समझौता हुआ है। इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC के पक्षकारों का 27वां सम्मेलन यानी COP27 का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित हुआ। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारी ये पहल कैसी लगी। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।